और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, जिस पर हम बड़ी कवरेज करेंगे। महायुद्ध के 4 मोर्चे और इसकी वजह से परमाणु प्रलय का डर सबको सता रहा है। जानकारी दे दें, रूस और यूक्रेन जंग के बीच इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो पोल्टावा से आ रही है। यूक्रेन के पोल्टावा में रूस ने बड़ा हमला किया है। रूस ने यूक्रेनी एयरबेस पर अटैक किया है। रूस के हमले में सुखोई 27 तबाह हो गया है। रूस ने इस्कंदर मिसाइल से किया ये बड़ा हमला, जिसमें बड़ा नुकसान उठाना पड़ा यूक्रेनी एयरबेस में। तस्वीरें देखिए किस तरह से ये बड़ा हमला किया गया। ये यूक्रेनी एयरबेस है, यहाँ पर सुखोई 27 को तबाह किया गया है। रूस ने इस्कंदर मिसाइल का इस्तेमाल किया और इस जेट को खत्म कर दिया। वहीं दूसरी तरफ कुर्स्क में भी भीषण जंग लगातार जारी है। यूक्रेन ने हाइमास से रूस पर बड़ा हमला किया है। यूक्रेनी सेना ने रूसी कमांड को निशाना बनाया है। एक साथ 4 पोस्ट में तबाही का अब दावा किया जा रहा है। कुर्स्क में लगातार विध्वंसक जंग जारी है यूक्रेन और रूस के बीच। दावा यह किया जा रहा है कि एक साथ 4 पोस्ट पर तबाही की गई है। अगली बड़ी खबर खेरसौन से। खेरसौन से भी जो जानकारी आ रही है उसमें हमले की तस्वीरें सामने आई हैं। खेरसौन में यूक्रेन का बारूदी अटैक किया है। यहां पर एक रिहायशी इमारत को निशाना बनाया गया है। हमले में एक 9 मंजिला इमारत में आग लग गई। देखिए किस तरह से ये रिहायशी इमारत खेरसौन की है, जहां पर रिहायशी इमारत को निशाना बनाया गया और इस इमारत में जो 9 मंजिला इमारत थी उसमें आग लग गई। तो वहीं कुर्स्क में यूक्रेनी फाइटर जेट के एक्शन की तस्वीरें सामने आई हैं। यूक्रेन के सुखोई 27 ने कुर्स्क में कम ऊंचाई पर उड़ान भरी। ये फाइटर जेट गाइडेड बॉम्ब और मिसाइल से लैस था। दुनिया में इस वक्त 4 मोर्चों पर महायुद्ध चल रहा है। आशंका तो एटमी महाविनाश की भी जताई जाने लगी है। मॉस्को की सीक्रेट फाइल से यूरोप में एटमी हमले का प्लान दुनिया के सामने आ चुका है। इधर कुर्स्क में यूक्रेन लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। उधर तेहरान से भी ईरान के विनाशकारी मिशन की जानकारी सामने आ रही है। इजराइल से बदले की आग में ईरान बहुत विनाशक प्लान तैयार कर रहा है। ईरान इंटरनेशनल ने बहुत बड़ा दावा करते हुए कहा है कि ईरान परमाणु बम बनाने के करीब पहुंच चुका है। ईरान ने कुछ महीनों में अपने परमाणु प्रोग्राम को तेज किया है। इसके अलावा जानकारी यह भी कि इजराइल से तनाव के बीच ईरान की परमाणु तैयारी पूरी दिखाई दे रही है। और आइए अब आपको बताते हैं कि कैसे ईरान ने अरब में तबाही का प्लान तैयार किया है। ईरान इंटरनेशनल का दावा यह है कि ईरान ने परमाणु बम डेटोनेटर बनाने के लिए परीक्षण शुरू कर दिया है। परमाणु बम बनाने के लिए ईरान ने एटमी टीम भी तैयार की है। साथ ही डिफेंसिव इनोवेशन एंड रिसर्च का गठन भी कर दिया है। अब आपको बताते हैं कि एटमी टीम का रोल क्या है। इस टीम का रोल हाई लेवल यूरेनियम बनाना है, साथ ही परमाणु विस्फोट के लिए उपकरण तैयार करना है। मिसाइल को परमाणु वॉरहेड ले जाने के लायक बनाना है। तो काउंटडाउन ऑन है। किसी भी वक्त इजरायली धरती पर बारूदी प्रहार हो सकता है। ईरान के ताबड़तोड़ मिसाइल हमलों से इजराइल का कोना कोना थर्रा सकता है। मगर ईरान अटैक करता उससे पहले ही मिडिल ईस्ट में 4.8 तीव्रता का भूचाल आया। किसी ने इस भूकंप को प्राकृतिक आपदा बताया, तो वहीं कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि सीरिया, जॉर्डन जैसे मुल्कों में जो जलजला आया उसकी वजह इजराइल का परमाणु परीक्षण है। ईरान इजराइल के बीच तनाव चरम पर है।
दोनों मुल्कों ने अपने विध्वंसक हथियारों को बैटल ग्राउंड में झोंक रखा है। दावा किया जा रहा है कि किसी भी वक्त ईरान हमला कर सकता है। दावा यह भी किया जा रहा है कि अपने बचाव के लिए इजराइल ईरानी धरती को बारूद से सुलगा सकता है। यकीन मानिए, भीषण युद्ध के हालात ने पहले ही अरब वर्ल्ड में खलबली मचा रखी है। अगर इसी बीच एक ऐसी खबर सामने आई है जिसके चलते अरब वर्ल्ड में महातबाही का काउंटडाउन शुरू हो गया है। आखिर क्यों, ये भी जान लीजिए। दरअसल बीती रात सीरिया जॉर्डन में जबरदस्त भूकंप आया। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.8 मापी गई। गोलन हाइट्स के इलाके भी भूकंप के चलते थर्रा उठे। जंगी उबाल के बीच आए भूचाल ने सीरिया जॉर्डन में सनसनी मचा दी। लोग सहम गए, मगर इसी बीच यह दावा किया जा रहा है कि सीरिया और जॉर्डन में बीती रात जो भूकंप आया वो कोई प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि इंसानों की विनाशक साजिश का ब्लूप्रिंट था, जिसकी पटकथा तेल अवीव में लिखी गई। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि 12 अगस्त की रात इजराइल ने एटमी हथियारों का टेस्ट किया। जॉर्डन वैली के खुफिया इलाके में न्यूक्लियर टेस्ट को अंजाम दिया गया। हालांकि इजराइल ने किसी भी परमाणु परीक्षण का दावा नहीं किया। आपको बता दें कि इजराइल एक ऐसा परमाणु संपन्न देश है जिसके बारूदी जखीरे में एटमी हथियार तो हैं, मगर इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है। ऐसे में यह आशंका जताई जा रही है कि नेतन्याहू ने चोरी छिपे एटमी हथियारों का टेस्ट किया ताकि ईरान जैसे मुल्क को अपनी ताकत से रूबरू करवा सके, अपने एटमी विनाशकों के जरिए दुश्मन खेमे में खलबली मचा सके। अगर इजराइल के एटमी हथियारों के टेस्ट का दावा सही है, अगर इजराइल ने वाकई परमाणु विनाशकों का परीक्षण किया है, तो ये ईरान समेत तमाम प्रॉक्सी संगठनों को सीधी चेतावनी है, क्योंकि फॉक्स न्यूज ने अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया है आज रात ही इजरायली धरती पर ईरान हमला कर सकता है। इजराइल पर ईरान की तरफ से मिसाइल हमले की आशंका है। दावा यह भी है कि जॉर्डन वैली से ईरान मिसाइलें दाग सकता है। आपको बता दें कि इसी साल 13 अप्रैल को ईरान ने इजराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइलों से प्रहार किया। लिहाजा इस बार भी यह आशंका जताई जा रही थी कि इजरायली सरजमी को इसी तरह दहलाया जा सकता है। मगर इसी बीच ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने ऑपरेशन जॉर्डन वैली को एक्टिवेट किया, जहां से ईरान चंद सेकंड के भीतर इजराइल को धुआं धुआं कर सकता है, बारूद से पाट सकता है। और ईरान से ही जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने इजराइल को धमकी दी है। ईरानी राष्ट्रपति ने कहा है कि इजराइल को कायरता का जवाब मिलेगा। ईरान को जवाबी हमले का पूरा अधिकार है। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने इजराइल से बदले की कसम ली है।
तो ईरान का बदले का प्लान रेडी है। इजराइल पर विध्वंसक हमले का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ईरान को इजराइल से बदले का पूरा अधिकार है, कहा गया है पेजेश्कियान द्वारा। इस्माइल हानिया की हत्या इजराइल की कायरता थी। इजराइल पर पश्चिमी देशों की चुप्पी से हैरानी है, कहा मसूद पेजेश्कियान ने, जो राष्ट्रपति हैं ईरान के। उन्होंने कहा कि मुझे हैरानी है कि जो कुछ इजराइल ने किया उस पर पश्चिमी देश चुप्पी साधे हुए हैं। इजराइल में ईरान के हमले को लेकर बहुत बड़ी जानकारी सामने आई है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के खात्मे के लिए ईरान, हिजबुल्लाह और हूती एक साथ हमले करने वाले हैं। जिस वक्त ईरान हमला इजराइल में हवाई हमला करेगा, उसी वक्त हिजबुल्लाह और हूती भी इजराइल के खिलाफ बहुत बड़ी जंग छेड़ देंगे। डेडलाइन खत्म हो चुकी है, किंतु परंतु पर विराम लग गया है। इजराइल पर ईरान का हमला शुरू होने जा रहा है। इजराइल पर सिर्फ ईरान ही हमला नहीं करेगा, बल्कि उसके सभी प्रॉक्सी एकजुट होकर धावा बोलेंगे। ईरान एयर ऑपरेशन लॉन्च करेगा तो हिजबुल्लाह इजराइल में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करेगा। जिस वक्त ईरान इजराइल पर मिसाइलों की बरसात करेगा, ठीक उसी वक्त हिजबुल्लाह के हजारों लड़ाके इजराइल में घुस जाएंगे। सात अक्टूबर जैसा नरसंहार करने का प्लान है। माना यह जा रहा है कि आधी रात को ही इजराइल के खिलाफ ईरान का हमला शुरू हो जाएगा। IRGC के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इजराइल में ईरान का एयर ऑपरेशन 3 से 4 दिनों तक चलेगा। और इसी के साथ इजराइल के अंदर हिजबुल्लाह का जमीनी हमला शुरू हो जाएगा। हिजबुल्लाह ने बैरूत में मौजूद अपने हेडक्वार्टर को अज्ञात जगह पर शिफ्ट कर दिया है। हेडक्वार्टर में काम करने वाले अधिकारी और कर्मचारी, कंप्यूटर्स और दूसरे उपकरणों को दूसरे लोकेशन पर पहुंचा दिया गया है। इजराइल पर हिजबुल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। इजराइल इस खतरे से निपटने की पूरी तैयारी कर रहा है। इजरायली फाइटर जेट लेबनान के ऊपर उड़ान भरकर हिजबुल्लाह की गतिविधियों की निगरानी कर रहे हैं। इजराइल की निगरानी में हिजबुल्लाह के खतरनाक प्लान का खुलासा हुआ है। मॉनिटरिंग के दौरान आईडीएफ को पता चला है कि हिजबुल्लाह ने अपने हजारों लड़ाकों को इजरायली बॉर्डर पर पहुंचा दिया है। हिजबुल्लाह के ये लड़ाके इजराइल में घुसपैठ करने की ताक में घात लगाए बैठे हैं। हिजबुल्लाह की तरफ से घुसपैठ का खतरा बढ़ा तो लेबनान से सटी सीमा पर इजरायली सेना हाई अलर्ट हो गई। आईडीएफ चीफ हैरजी हलेवी लेबनान से सटी इजरायली सीमा पर पहुंच गए। हलेवी ने बॉर्डर पर मौजूद आईडीएफ के कमांड पोस्ट पर सैन्य अफसरों के साथ हाई लेवल मीटिंग की। लेबनान बॉर्डर पर हालात का जायजा लेने के बाद आईडीएफ चीफ ने सेना को काउंटर ऑपरेशन की हरी झंडी दे दी। इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसियों को हिजबुल्लाह के हमले को लेकर जो इनपुट मिला है, उसके मुताबिक हिजबुल्लाह घुसपैठ के साथ साथ मिसाइलों से हमले की तैयारी में भी है। आईडीएफ के मुताबिक हिजबुल्लाह इस बार बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ साथ क्रूज मिसाइलों से भी विध्वंसक हमला करने वाला है।
इस हमले को अंजाम देने के लिए हिजबुल्लाह ने दक्षिणी इजराइल में अपनी कई मिसाइल लॉन्च साइट को सक्रिय कर दिया है। हिजबुल्लाह इजराइल पर मिसाइल हमले ना कर सके, इसके लिए इजरायली सेना लेबनान में एयर ऑपरेशन चला रही है। इस ऑपरेशन के तहत उन रॉकेट और मिसाइल लॉन्च पैड को तहस नहस किया जा रहा है जिसे हिजबुल्लाह ने हमले के लिए एक्टिव किया है। रात के अंधेरे में इजरायली एयरफोर्स ने दक्षिणी लेबनान में 4 बड़े विस्फोट किए। बमबारी की वजह से कफ्र किला, माहफिन और मिस अल जबल में हिजबुल्लाह से जुड़ी 3 इमारतें धराशायी हो गईं। वहीं आयता अल शाब में हिजबुल्लाह का निगरानी पोस्ट भी समाप्त हो गया। उत्तरी इजराइल में आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले को नाकाम कर दिया। इजरायली हेलीकॉप्टर ने कुछ इस तरह मिसाइल फायर कर हिजबुल्लाह के ड्रोन को हवा में ही जला दिया। इस वक्त की बड़ी खबर बांग्लादेश से आपको बता दें, बांग्लादेश के सेंट मार्टिन आइलैंड के करीब पहुंचा है TV9। तख्ता पलट के बाद इस आइलैंड पर विदेशियों के जाने पर रोक लगा दी गई है। आइलैंड जाने वाली बोट पर म्यांमार सेना फायरिंग करती है। सेंट मार्टिन आइलैंड पर म्यांमार का भी दावा है। हसीना ने किया था दावा कि इसी आइलैंड की वजह से उनकी कुर्सी गई, क्योंकि इस आइलैंड पर अमेरिका की नजर थी। बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा पर है ये स्पेशल आइलैंड सेंट मार्टिन। देखिए, और इस सेंट मार्टिन आइलैंड के बहुत करीब पहुंचा है TV9। हम आपको इस द्वीप के बारे में भी और बता दें। दरअसल ये द्वीप बांग्लादेश से आगे जाकर समुद्र में है और इस पर म्यांमार भी अपना दावा करता है। TV9 भारतवर्ष यहाँ पहुंचा है। मनीष झा TV9 भारतवर्ष संवाददाता यहाँ पहुंचे हैं, उनकी रिपोर्ट देखिए। पूरी दुनिया की नज़र जिस आइलैंड को लेकर है, आज TV9 उस आइलैंड के बेहद करीब है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश के सेंट मार्टिन आइलैंड को लेकर। वो आइलैंड जिस पर अमेरिका की नज़र है, वो आइलैंड जिसे लेकर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने ये कहा कि अगर उस आइलैंड को उन्होंने अमेरिका को दे दिया होता तो वो अपनी गद्दी पर आज भी बनी होती। और इस वक्त TV9 है बंगाल की खाड़ी में उसी जगह पर जहां सामने में सेंट मार्टिन आइलैंड है। लेकिन हालिया विवाद की वजह से अभी फ़िलहाल उस आइलैंड पर किसी विदेशी को जाने में मनाही है। सिर्फ और सिर्फ जो सेंट मार्टिन आइलैंड के लोग हैं वही वहां से आ जा सकते हैं। इसके अलावा किसी और को अभी वहां जाने नहीं दिया जा रहा है। उसकी 2 वजह है। पहली वजह तो राजनीतिक है, जो बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता हो रही है वो एक वजह है। और दूसरी वजह है कि सेंट मार्टिन आइलैंड के ठीक करीब में जो म्यांमार का बॉर्डर है, म्यांमार के बॉर्डर से लगातार जो अराकान आर्मी के साथ उनकी लड़ाई होती है उसका निशाना वो सब शिप या बोट होते हैं जो इधर से होकर गुजरते हैं। और उसकी वजह से आप देखिए कि जिस रास्ते में लगातार मछुआरों के बोट या दूसरे और शिपिंग बोट आते जाते थे वो अभी फ़िलहाल बंद है। और ये सब कुछ TV9 के कैमरे पर आप देख सकते हैं। तो बस समंदर के इस पार और उस पार, और वो भी महज इतनी सी दूरी जहां पर मैं अपनी नंगी आंखों से, क्योंकि कैमरे की एक सीमा होती है, लेकिन मैं नंगी आंखों से साफ तौर पर वो छोटा सा आइलैंड और उसमें बड़ा सा वॉच टावर, ये सब कुछ आसानी से देख पा रहा हूं। क्योंकि सेंट मार्टिन आइलैंड को बांग्लादेश के मुख्य भूभाग से यही जोड़ता है जहां पर इस वक्त हम हैं। बांग्लादेश के मुख्य भूभाग के सबसे आखिरी सिरे पर हम मौजूद हैं। ऐसे में हम आपको यहाँ के जो लोकल रहने वाले लोग हैं उन सब से भी बात कराते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम साउद है। सऊद। और आपका नाम? मेरा नाम हैशाम है। दिलवर हुसैन। दिलवर हुसैन। सऊद, पहले तो ये बताइए हम लोग अभी कहाँ पर हैं? यहाँ हम लोग बांग्लादेश के बॉर्डर है, ये जो शाहपुरी द्वीप कहती है वहाँ पर है हम लोग। सेंट मार्टिन की नज़ारा देखने के लिए आया है। अच्छा, तो सेंट मार्टिन कहाँ है ये बताइए हमारे। सेंट मार्टिन यहाँ से 10-15 किलोमीटर होगा। सूजा इधर वहाँ दिखाई दे रहे हैं जो आप। हाँ, वो जो मैं देख रहा हूँ वो जो आइलैंड है वही है? हाँ, वही है सेंट मार्टिन। सेंट मार्टिन आइलैंड है? हाँ। अच्छा, तो आप कभी सेंट मार्टिन आइलैंड गए हो? हाँ, बहुत बार गया तो मैं। आप गए हो सेंट मार्टिन आइलैंड? हाँ हाँ गया। अच्छा, तो चूंकि आप यहाँ से वहाँ आते जाते हो तो सेंट मार्टिन आइलैंड के लोग इधर आते हैं? हाँ, आते हैं तो। खरीदारी करने? हाँ, आते हैं तो। अच्छा, लेकिन अभी हमको जाने में दिक्कत होती है।
अच्छा, इधर क्यों का दिक्कत हो रही है? क्योंकि मतलब ये तो सरकार का पता होगा, लेकिन हम जो पता लगाए वो आपको कहना चाहती हूँ कि जो म्यांमार है ना, उसकी बॉर्डर हमारे बॉर्डर के पास है, तो बंदूक से गोली चलाती है तो लोग डर जाती है, इसलिए जाने में तकलीफ होती है। अच्छा, वहाँ से जो हाँ, जैसे मैंने अभी भी जो कुछ फायरिंग जब जो आवाज़ सुनी थी, वो फायरिंग किधर हो रही है? वो म्यांमार और अराकान आर्मी में? हाँ, म्यांमार आर्मी और उसका जो लोकल लोग है, मकबागी कहती है, हमारे लोग कहती है कि वो मकबागी, और उसके साथ गुलागुली होती है। तो मैं और एक बात कहना चाहती हूँ कि इसकी वजह से हम जा नहीं सकते। उसको वहाँ का जो लोग है, वहाँ तो खाना पीना मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाती है, इसीलिए उसका लोग यहाँ आती है खाना पीना, दवाई, दूसरी सब चीज़ें को लेने के लिए। हाँ। तो जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि देखिए, कैमरे पर साफ तौर पर हम इस वक्त आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये बंगाल की खाड़ी का वो हिस्सा है जहाँ पर हम खड़े हैं, यहीं पर सेंट मार्टिन के लोग अपने रोज़ाना सामान सब लेने आते जाते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल जो ये हालात बने हैं, उसकी वजह से यहाँ के लोगों को उधर जाने में रोक लगाई गई है। सिर्फ सेंट मार्टिन के लोग अपना खाना पीना या दवाई या दूसरी चीज़ों के लिए आते हैं। वो आइलैंड देखिए, यही वो आइलैंड है जिसको लेकर पूरी दुनिया में इस वक्त चर्चा हो रही है। यही वो आइलैंड है, छोटा सा आइलैंड, जिसको लेकर अमेरिका की नज़र है, जो अमेरिका चाहता है कि इसको हम ले लें। लेकिन इसी आइलैंड के ठीक पास में है म्यांमार का हिस्सा, और इसीलिए म्यांमार भी उस पर दावा ठोकता रहता है। बहुत कोशिश किया। और हमारे साथ मनीष मौजूद हैं, जो ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, जिनकी रिपोर्ट आप देख रहे थे। सेंट मार्टिन के बहुत करीब वो मौजूद है, उन्होंने तस्वीरें दिखाई हमें सेंट मार्टिन आइलैंड की। मनीष, ये जो द्वीप है, ये अपने आप में पहले भी बहुत विवादों के केंद्र में रहा है, लेकिन अब शेख हसीना के ये कहने के बाद कि यही वो द्वीप है जिसकी वजह से उनकी सत्ता गई, यही वो द्वीप है जिसकी वजह से एक बड़ी साजिश की गई, ये अपने आप में इस वक्त बांग्लादेश की राजनीति के और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में है, जहां आप पहुंचे। बिल्कुल, देखिए, शेख हसीना के इस दावे का जो सीधा असर पड़ा कि मेरे ठीक सामने में वो द्वीप था, लेकिन मैं वहाँ पर नहीं जा सकता था। वो इसलिए क्योंकि मौजूदा राजनीतिक हालात में बांग्लादेश की सरकार ने ये फैसला लिया कि कोई भी विदेशी अभी उस आइलैंड पर नहीं जाएगा। लेकिन मैं अपनी आंखों से साफ तौर पर देख रहा था, महज बोट से 30 मिनट का फासला, 7 से 9 किलोमीटर का बताया जा रहा है उस आइलैंड का डिस्टेंस दोनों तरफ से जाने आने में। और देखिए, सबसे बड़ी बात है, लोकेशन लगातार TV9 के कैमरे पर हम दिखा रहे हैं। पहली बात तो ये है कि शेख हसीना के दावे के बाद यहां तक पहुंचने वाला दुनिया भर का इकलौता चैनल TV9 था, जहां से उसके कैमरे पर हमारे दुनिया भर के दर्शक सेंट मार्टिन आइलैंड को देख रहे थे और उसकी इंपॉर्टेंस को समझ रहे थे। जैसा कि हमने दिखाया भी कि बांग्लादेश के बॉर्डर के अलावा म्यांमार का बॉर्डर भी वहां पर है। लगातार वहां से अराकान आर्मी की भी फायरिंग होती है, जिसके चपेट में सेंट मार्टिन के लोग, उनके बोट भी आते हैं। और वैसी स्थिति में अब जबकि अमेरिका की उस पर नजर है, तो यहाँ बांग्लादेश में भी मन में सशंकित है, क्योंकि अगर वहां पर एक बार सैन्य बेस बनेगा, और क्योंकि उसका एक बेहद जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, एक ऐसा आइलैंड जहां से मलक्का स्ट्रीट पर, जो कि दुनिया का सबसे बिजी जो मरीन रूट है वो है, उस पर नजर रखी जा सकती है, जहां से म्यांमार पर नजर रखी जा सकती है, जहां से चीन पर नजर रखी जा सकती है, जहां से बांग्लादेश पर नजर रखती है, जहां से भारत पर प्रभाव पड़ेगा। अमेरिका उस आइलैंड को लेना चाहता है, लेकिन सेंट मार्टिन आइलैंड में, जो कि शेख हसीना ने बहुत गंभीर और बड़ा आरोप लगाया है, उन्होंने कहा है कि अमेरिका यहाँ बेस बनाना चाहता था और इस वजह से एक बड़ी साजिश रची गई, उनकी सरकार का तख्ता पलट हुआ, या उनकी सरकार को जिस तरह से बाहर निकालकर लोगों ने फेंका, या उनको जैसे देश छोड़ना पड़ा। इसके पीछे ये जो द्वीप है, जिससे आपने हमारे कैमरे पर दिखाया, जिसे हमने TV पर दिखाया, ये उसके केंद्र में है। इसको लेकर जो बांग्लादेश में अभी सरकार है, बांग्लादेश में जो विपक्ष है, उसका क्या कहना है? शेख हसीना के इस बयान के बाद उनकी क्या प्रतिक्रिया है? संक्षेप में अगर आप बताएं। देखिए, चूंकि माहौल अभी ऐसा है कि अगर शेख हसीना ये कहती हैं कि आज सूरज पूरब से निकलेगा, तो यहाँ पर कहा जाएगा कि आज सूरज पश्चिम से निकलेगा। तो वैसी स्थिति में आप ये समझ ही सकते हैं। फिलहाल बांग्लादेश की मौजूदा सरकार इसको लेकर कोई टिप्पणी नहीं कर रही है, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर आदेश कर दिया कि कोई भी विदेशी नागरिक सेंट मार्टिन आइलैंड अभी नहीं जाएगा, क्योंकि राजनीतिक तौर पर, रणनीतिक तौर पर और दूसरे तमाम कारणों से ये अब एक बेहद संवेदनशील मुद्दा बन चुका है। जी मनीष, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आप ही की एक और ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं हम बांग्लादेश से। आपने मुझे कहा कुछ म्यांमार के बारे में कहा था, क्या कह रहे थे आप?
मैं सुना है कि म्यांमार के लोगों से जो रोहिंग्या है, रोहिंग्या वालों ने कहा इस सेंट मार्टिन को बहुत, म्यांमार को बहुत देश माने तड़पना चाहती है। हड़पना चाहते हैं। हाँ हाँ। ऐसे सुना रोहिंग्या से, रोहिंग्या वालों ने हमको कहा। तो असली बात यह है कि वहाँ तो जो लोग रहती है वहाँ तो एक जात की नहीं है, बहुत जात की है। मुसलमान नहीं, वो रहती तो है, खैर हिंदू समस्या जो रोहिंग्या की समस्या वो तो है ही, लेकिन आप थोड़ा इधर आइए, आप लोग थोड़ा, हम लोग चलते हुए भी दे रहे हैं और दिखा। तो इस वक्त हम आपको वो नज़ारा दिखा रहे हैं। नज़ारा इसलिए, हम इस वक्त बांग्लादेश के सबसे खास लोकेशन में हैं, उस जगह पर जिसे आप दुनिया के नक्शे में अगर देखें तो आपको वो शायद ही दिखाई दे, लेकिन उस पर पूरी दुनिया की नज़र है। वो इसलिए क्योंकि यहीं पर है सेंट मार्टिन आइलैंड, और वो कहाँ है ये हम आपको दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले आप देखिए मेरे पीछे बांग्लादेश का ये टेकनाफ का सापोरोरी द्वीप का हिस्सा है, यानी वो हिस्सा जो बांग्लादेश का मुख्य भूभाग यहाँ खत्म होता है। और इसके बाद आप देख रहे हैं ये बंगाल की खाड़ी, और बंगाल की खाड़ी में इस वक्त जो आप अलग अलग तमाम तरह के ये फिशिंग बोट देख रहे हैं वो सब यहाँ पर रुके पड़े हैं। वो इसलिए क्योंकि इस वक्त यहाँ से सामने का जो हिस्सा है वहाँ से लगातार हो रही है फायरिंग। और वो देखिए ये जो सामने में पहाड़ी दिख रही है आपको और जंगल दिख रहा है, ये है म्यांमार का इलाका, और बांग्लादेश और म्यांमार के इलाके के ठीक पास में है वो आइलैंड जिसको लेकर सबसे अधिक चर्चा है। और वो आइलैंड है इस तरफ का वो हिस्सा जो कि सेंट मार्टिन आइलैंड, यहाँ से आधे घंटे लगते हैं बोट से जाने में, और वो हिस्सा इस तरफ है सेंट मार्टिन आइलैंड। तो आपने देखा कि बांग्लादेश का मुख्य भूभाग और फिर म्यांमार और फिर इधर सेंट मार्टिन आइलैंड, और इसी आइलैंड में, इस छोटे से आइलैंड में, हालांकि ये आइलैंड एक टूरिस्ट स्पॉट है, इसमें साल के 4-6 महीने बहुत सारे लोग आते हैं। यहाँ पर अक्टूबर से लेकर फरवरी मार्च तक लगातार लोगों की भीड़ होती है। लेकिन इस वक्त इस आइलैंड को लेकर पूरी दुनिया की इसलिए नज़र है क्योंकि बकौल शेख हसीना अमेरिका उस आइलैंड को लेना चाहता है, और अमेरिका उस आइलैंड को इसलिए लेना चाहता है क्योंकि अमेरिका की नज़र में हिंद महासागर का सबसे खास रणनीतिक आइलैंड ये साबित हो सकता है। और इसलिए TV9 इस वक्त इस जगह पर मौजूद है, वो जगह जहाँ से कि दुनिया की आगे जो जियोपॉलिटिक्स है वो बहुत हद तक डिसाइड होगा। और इसलिए क्योंकि यहाँ से महज 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर सेंट मार्टिन आइलैंड है, और बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना, भारत और हिंद महासागर का पूरा क्षेत्र, ये सब कुछ सेंट मार्टिन आइलैंड के अमेरिकी बेस बन जाने के बाद अमेरिका के नियंत्रण में या निगरानी में हो सकता है।